Hello, dearest friends. Welcome back to my YouTube channel, Exam Made Easy with Sanjeev. Dearest friends, जैसा कि हम अभी 10 क्वेश्चंस का कुछ सीरीज चल रहा है जिसमें मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं और उन वीडियोस के रिस्पांस को देखते हुए आगे भी मैं इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा हूँ एंड विद द 10 क्वेश्चंस आई आल्सो इंक्लूड some basic facts regarding the option or regarding the answer of the question. पहले क्वेश्चन से द नॉन स्प्रिस टेल हैड इट्स ओरिजिन इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉन स्प्रिस टेल की ओरिजिन क्या है, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से ली गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं नॉन स्प्रिस टेल जो है एक पार्ट है, एक स्टोरी है कैंटरबरी टेल्स का, जो कि बहुत ही फेमस वर्क है जाफरी चौसर का। अब आपके ऑप्शन क्या है? द फ्रेंच रोमन डी रेनाट, ऑप्शन बी द इटालियन बोकाशियोस टेसिडे, सी द इंग्लिश जॉन गावर्स कन्फेशियो एमेंटिस एंड डी द जर्मन गेथेस फॉस्ट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए द फ्रेंच रोमन डी रेनाट से ये स्टोरी ली गई है। बेसिक फैक्ट्स में देख लेते हैं क्या है। द नॉन स्प्रिस टेल इज टेकन फ्रॉम द कैंटरबरी टेल्स। जैसा कि मैंने बताया कैंटरबरी टेल्स जो है इससे इसकी ओरिजिन है। कैंटरबरी टेल्स जॉफरी चौसर का एक बहुत ही फेमस उनका मास्टरपीस कहलाता है। द ओरिजिन ऑफ द नॉन स्प्रिस टेल इज द रेनार्ड द फॉक्स बीस्ट फेबल ट्रेडिशन। अब ये बीस्ट फेबल ट्रेडिशन, इसके बारे में मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ। बीस्ट फेबल क्या होती है? जैसा कि एक फेबल है जिसमें एक शॉर्ट मोरल स्टोरी रहती है। शॉर्ट मोरल स्टोरी को हम फेबल कहते हैं। अब इसमें इंक्लूड क्या रहता है? बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है जानवर। तो जानवर के माध्यम से, एनिमल्स के माध्यम से जब हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं तो एक मोरल स्टोरी जो बनती है उसको हम कहते हैं बीस्ट फेबल। जॉनरा क्या है? जॉनरा बीस्ट फेबल है। लैंग्वेज जो है मिडिल इंग्लिश है, यानी कि कैंटरबरी टेल्स में या नॉन स्प्रिस टेल में टेल में जो है मिडिल इंग्लिश को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन। अब यहाँ पे शेक्सपियर की बात हो रही है, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा नाम इंग्लिश लिटरेचर का। हम सब जानते हैं उनके प्लेस के बारे में, उनके सोनेट्स के बारे में। तो बात हो रही है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, यानी उनके प्ले का जो फर्स्ट फोलियो कब अपीयर्ड हुआ था, किस ईयर में हुआ था। ऑप्शन क्या है? 1664, 1631, 1623 एंड 1650। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1623 में शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया गया था। तो कुछ बेसिक्स फैक्ट्स के थ्रू जान लेते हैं कि ये इसकी ओरिजिन कैसे है, यानी ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया। देखते हैं। द फर्स्ट फोलियो इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, यानी कि एक तरह से फर्स्ट फोलियो को हम एक पहला कलेक्शन के तौर पे जानते हैं। यानी शेक्सपियर के प्लेस जितने भी थे 36 प्लेस, उसका जो पहला कलेक्शन कहलाया उसको हम फर्स्ट फोलियो के तौर पे भी जानते हैं। यानी आप उसका दूसरा नाम कह सकते हैं कि फर्स्ट फोलियो इक्वल टू फर्स्ट पब्लिकेशन या कलेक्शन ऑफ हिज प्लेस। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1623। 1623 में इसका पब्लिकेशन होता है। 7 years आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ, यानी 1616 में शेक्सपियर की डेथ होती है। उसके 7 साल बाद 1623 में जो है इनका पहला कलेक्शन पब्लिश होता है। इट्स फुल टाइटल, अब इस कलेक्शन का पूरा टाइटल क्या था? इससे भी क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं कि टाइटल को भी पूछ सकते हैं। मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। तो ये एक तरह से टाइटल था, फुल टाइटल था फर्स्ट फोलियो का जब पहली बार पब्लिश हुआ था। कंपाइल्ड, यानी उसको कलेक्शन कौन किया था उसके बारे में भी जान लेते हैं। एडिटेड, यानी बहुत सारी चीजें एडिटिंग में होती है। जब आप किसी चीज को पब्लिश करते हैं कलेक्शन वे में तो आपको एडिटिंग की भी जरूरत होती है। और शेक्सपियर्स फेलो एक्टर्स, यानी कि उनके जो साथ एक्टिंग कर रहे हैं, शेक्सपियर ने प्लेज में एक्टिंग भी की थी, वो राइटर भी थे, एक्टर भी थे। तो वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसको एडिट किया या कंपाइल्ड किया? उनका नाम है जॉन हेमिंजेस एंड हेनरी कॉन्डेल। तो ये दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो को कंपाइल्ड एंड एडिट करने वाला व्यक्ति या पब्लिश करने वाला व्यक्ति कौन था। तो जॉन हेमिंजेस हैं एंड हेनरी कॉन्डेल हैं, ये दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। कंटेन्स 36 प्लेस के पहला प्ले यानी 36 प्ले का कलेक्शन था। द प्लेस आर अरेंज्ड इन 3 कैटेगरीज, यानी कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। तो ये 3 कैटेगरी में जो है इसको डिवाइड किया गया था। बेन जॉनसन्स एट्रीब्यूट पोएम इन द फर्स्ट फोलियो प्रेजेस शेक्सपियर एज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हिज एज, यानी सोल ऑफ द एज इन्होंने कहा है। बेन जॉनसन को हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही बड़े प्ले राइट थे उस टाइम पीरियड में, यानी शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे। और उन्होंने प्रेज के तौर पर जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश होती है 1623 में, इन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसमें इन्होंने शेक्सपियर को प्रेज करते हुए कहा था कि ही वाज द सोल ऑफ द एज, यानी उस पूरे एज, रेनेसांस एज कह लीजिए, एलिजाबेथन एज कह लीजिए, उसकी वो आत्मा थे। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट जो व्यक्ति थे जिन्होंने
उस प्ले को जो है या उस समय के समय के जो प्लेस थे उसको काफी फेमस किया। एंड सेज दैट हिज वर्क्स आर टाइमलेस, और उन्होंने कहा उनका जो वर्क है वो टाइमलेस है, यानी कि उसको हम टाइम के साथ उसको हम बांध नहीं सकते हैं कि उसी टाइम पीरियड के लिए, वो ऑल टाइम है, यानी कि कहता है ना एवरग्रीन। तो एवरग्रीन प्लेस, जाहिर सी बात है, हम जब शेक्सपियर के मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर को पढ़ते हैं तो हमें हैमलेट को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनकी ट्रेजेडीज किस तरह की थी। ह्यूमन कंडीशन को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, ह्यूमन नेचर को अच्छे तरीके से दिखाया है, चाहे विलेन हो, चाहे कॉमेडी हो, कॉमिक कैरेक्टर हो। तो हर कैरेक्टर को आप आज भी अगर आप अपनी सोसाइटी से कोरिलेट करते हैं तो यू विल फाइंड समवन इज इन योर सोसाइटी और इन योर हाउस एज वेल। तो एक तरह से वो टाइमलेस है, उसको आप टाइम बाउंड नहीं कर सकते हैं। नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, उन्होंने प्रेस करते हुए कहा कि इनको एज में हम बांध नहीं सकते हैं, ये हमेशा के लिए है, मीनिंग दैट दे विल बी अप्रिशिएटेड फॉर एवर, यानी हम शेक्सपियर को जब तक लिटरेचर रहेगा, जब तक एक दुनिया रहेगी, हम पढ़ेंगे और उन्हें हम अप्रिशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, क्या कहता है। रेस्टोरेशन कॉमेडी बिगिंस विद, यानी रेस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत ही फेमस कॉमेडी, उस टाइम पीरियड यानी कि रेस्टोरेशन एज को डिफाइन करने वाली कॉमेडी। उस तो आपके ऑप्शन है कॉन्ग्रीव, शेरिडन, ड्राइडन एंड एथरिज। अब ये चारों जो आपके प्ले राइट हैं, ये चारों जो हैं काफी फेमस रेस्टोरेशन एज के प्ले राइट हैं। अब इसमें से रेस्टोरेशन कॉमेडी की शुरुआत किसने की थी, जो बिगिनर है वो कौन था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्ज एथरिज। अब एक्चुअली हमारे दिमाग में आता है कि विलियम कॉन्ग्रीव जो है उस टाइम पीरियड के या रेस्टोरेशन कॉमेडी के काफी बड़े नाम है। तो बड़ा नाम होना एक अलग है और शुरुआत करना जो है ये दोनों अलग चीज है। तो शुरुआत किसने की थी या किसके प्लेस से जो है रेस्टोरेशन कॉमेडी शुरू होती है, वो है जॉर्ज एथरिज जो है। बेसिक फैक्ट्स के तौर पे देख लेते हैं क्या है। रेस्टोरेशन कॉमेडी इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विद, जनरली कंसिडर्ड का मतलब है कि एक तरह से क्रिटिक्स के द्वारा ये अप्रूव्ड है कि जॉर्ज एथरिज के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। हिज प्लेस द कॉमिकल रिवेंज और लव इन ए टब 1664, यानी कि 1664 में इनका प्ले आता है जिसका नाम है द कॉमिकल रिवेंज, या इसका टाइटल क्या है, सब टाइटल कह सकते हैं, लव इन ए टब। ये बहुत ही फेमस इनका प्ले है जो 1664 में आता है। इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेस्टोरेशन कॉमेडीज, यानी रेस्टोरेशन कॉमेडीज में एक बहुत ही फेमस जो पहली कॉमेडी मानी जाती है वो है जॉर्ज एथरिज की रेस्टोरेशन कॉमेडी राइटर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे जॉर्ज एथरिज हैं, पाइनियर ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी के तौर पे जाने जाते हैं। नेक्स्ट है विलियम वाइशरले, विलियम कॉन्ग्रीव एंड जॉर्ज फाकवर। तो ये इंपॉर्टेंट नाम्स हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी के। और रेस्टोरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1660 से ये है 1700 तक का जो टाइम पीरियड जिसको हम मानते हैं, यानी कि इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे एज ऑफ ड्राइडन भी कह सकते हैं। बट बेसिकली रेस्टोरेशन की शुरुआत होती है 1660 से और 1700 तक का टाइम पीरियड इसको माना जाता है। अब आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। की रेस्टोरेशन कॉमेडी राइटर्स हो गए। रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट्स विद 1660 विद द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टू द इंग्लिश थ्रोन, यानी इंग्लिश थ्रोन पे बैठने के बाद चार्ल्स सेकंड जो हैं एक्चुअली चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, और चार्ल्स फर्स्ट की जब डेथ होती है या उनको बिहेड किया जाता है, इसके बाद ये भाग जाते हैं फ्रांस में। और फ्रांस से वापस जब ये आते हैं, जब थ्रोन पे बैठते हैं दोबारा, तो वहां से एक शुरुआत होती है एज की, जिसको हम कहते हैं रेस्टोरेशन एज या रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है। तो ये टाइम ध्यान रखिएगा, 1660 का टाइम पीरियड था। मोस्ट फेमस रेस्टोरेशन कॉमेडी में द वे ऑफ द वर्ल्ड है 1700 में। रेस्टोरेंट देख लेते हैं क्या है। द ऑथर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल इज, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको लिखा किसने है। ऑप्शन है जॉन बनियन, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी हेनरी वैगन एंड ऑप्शन डी रिचर्ड क्रैशो। तो आपके राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन डन ने जो है प्रोग्रेस ऑफ द सोल लिखी है। बेसिक फैक्ट्स के तौर पे देख लेते हैं क्या है। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल ऑल्सो रिटन एज द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, द ऑथर इज जॉन डन एंड इट इज अ फिलोसफिकल एंड रिलीजियस पोएम, यानी कि दोनों इंग्रेडिएंट है, फिलोसफी भी है और रिलीजन की भी बात करते हैं, दोनों की बातें करते हैं ये। जॉन डन नोन एज द लीडिंग मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जब भी मेटाफिजिकल पोएट्स की बात आती है, मेटाफिजिक्स की बात आती है, तो एक जो ग्रुप था उसके जो लीडर थे वो है जॉन डन। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल is a metaphysical poem by John Donne and that uses the idea of migration of soul to explore human nature, morality and spiritual development। यानी यहाँ पे ह्यूमन नेचर की भी बात हो रही है, मोरालिटी की भी बात हो रही है एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात हो रही है कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअली करेक्ट हो सकता है अगर वो इमोरल है या उसके साथ जो है कुछ चीज़ें गलत होती हैं, तो वो कैसे अपने को स्पिरिचुअल वे में रख सकता है। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1633, पहली बार पब्लिकेशन कब होती है 1633 में, आफ्टर जॉन डन्स डेथ, यानी एक पोस्टमस पब्लिकेशन है इसका।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। डॉक्टर जॉनसन्स द लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है। उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है एक्चुअली। ये उनको कह सकते हैं कि एक तरह से उनके जो फेमस वर्क्स में से एक है द लाइव्स ऑफ द पोएट्स। अब इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, यानी क्रिटिसिज्म की किस कैटेगरी में रखा गया, तो आपके ऑप्शन है साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, है ना। यहाँ पे आपका राइट आंसर है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब इसको देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके। द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स बाय सैमुअल जॉनसन इज अ कलेक्शन ऑफ बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल एसेज। तो एक इंपॉर्टेंट ये है कि बायोग्राफिकल भी है, यानी कि और क्रिटिकल एसेज में इंक्लूड होता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर राइटर के ऊपर या पोएट के ऊपर जब आप उसको एनालाइज करते हैं, उसकी बातें उसके बारे में बताते हैं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसको हम क्रिटिकल एसेज में डालते हैं। यानी कि सैमुअल जॉनसन ने क्या किया, उनसे पहले के जितने भी पोएट्स थे उनको पढ़ा, समझा और एनालाइज किया, उनके उनके पोएम्स को एनालाइज किया, उनकी पर्सनल लाइफ को एनालाइज किया, यानी बायोग्राफिकल जो उनके डिटेल्स थे उसको एनालाइज किया। और आफ्टर द स्टडी और एनालाइजिंग देयर हिस्ट्री और द बायोग्राफी ही रोट द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो उस समय के लोगों के बारे में डिटेल में पता चलता है। ऑन इंग्लिश पोएट्स फॉर्मिंग एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इसको हम लिटरेचर में इंग्लिश क्रिटिसिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। कंटेन्स बायोग्राफीज एंड क्रिटिकल एसेज ऑफ 52 इंग्लिश पोएट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस पर्टिकुलर लाइव्स ऑफ द पोएट्स में कितने पोएट को इन्होंने इंक्लूड किया, कितने पोएट्स को किया। तो ये आपके नंबर क्या है, 52 इंग्लिश पोएट्स आर इंक्लूडेड इन द लाइव्स ऑफ द पोएट्स। अब इसका टाइटल क्या है, द लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स कॉमनली कॉल्ड द लाइफ्स ऑफ द पोएट। यानी कि एक बहुत बड़ा टाइटल है, उसको अगर हम शॉर्ट में जानते हैं तो वो क्या कहलाता है, द लाइफ्स ऑफ द पोएट। लेकिन टाइटल क्या है, लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, ये इसका फुल टाइटल है। जॉनरा जाहिर सी बात है लिटरेरी क्रिटिसिज्म और बायोग्राफिकल एसेज में आता है। रिटन एज प्रीफेस टू द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी कि इंग्लिश पोइट्री का जो कलेक्शन था उसके प्रीफेस के तौर पर इस पोएम को या कलेक्शन को इन्होंने लिखा। पब्लिश्ड इन 1779 टू 1781, जॉनसन रोट द शॉर्ट क्रिटिकल लाइव्स ऑफ द मेजर इंग्लिश पोएट्स। यानी कि उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो पोएट्स थे, जो बड़े पोएट्स थे उनसे पहले, वो कौन किसके किसके बारे में, जॉन मिल्टन, पोप, ड्राइडन एंड थॉमस ग्रे के बारे में इन्होंने लाइव्स ऑफ द पोएट्स में लिखा है। यानी टोटल तो 52 हैं, बट एक इंपॉर्टेंट जो बड़ा नाम है वो है मिल्टन, पोप, ड्राइडन एंड थॉमस ग्रे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। द एक्सप्रेशन एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइजिंग वॉर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या कह रहा है, एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइजिंग वॉर अकर्स इन, यानी ये कहाँ आया, किस पोएम में ये एक्सप्रेशन आया है। तो ऑप्शन क्या है, कुबला खान, बी फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, सी क्रिस्टोबेल एंड डी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अब ये चारों पोएम जो है वो लिखी गई है एस टी कॉलरिज के द्वारा, लेकिन इसमें से ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन किस पोएम से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर है ए कुबला खान। कुबला खान से ये एक्सप्रेशन लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है। बेसिक फैक्ट्स के तौर पे देखते हैं, द फ्रेज एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइजिंग वॉर इन कुबला खान, और ये पब्लिश होती है 1816 में, यानी कि पब्लिकेशन ईयर क्या है 1816। सिंबलाइजेस मिस्टीरियस वॉरिंग फ्रॉम द पास्ट दैट सजेस्टेड द इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ कुबला खान्स ग्लोरियस किंगडम। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुबला खान एक बहुत ही फेमस किंग था, जिसका एक ग्लोरियस किंगडम था उसके पास, लेकिन एक वॉइसेस आती हैं, यानी उसके राज्य में जो उसका महल है, जो किला है, वहाँ बाहर से कुछ वॉइसेस आ रही हैं, कुछ हवाओं के माध्यम से वॉइसेस आ रही हैं, वो प्रोफेसाइज कर रही हैं, यानी एक तरह से भविष्यवाणी कर रही हैं कि आपका जो किला है या आपका जो किंगडम है, जो बहुत ही ग्लोरियस है, हैप्पी है, वो अब खत्म भी हो सकता है, वो डिस्ट्रक्शन भी डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो एक तरह से प्रोफेसाइज किया जा रहा है कि एनी किंगडम हु इज ग्रेट नाउ कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी वैनिस्ड। तो एक तरह से एक एक मैसेज है इस लाइन में। द फ्रेज अपीयर्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्रेड रिवर एल्फ। रिवर एल्फ की बात हो रही है इस पोएम में, बहुत ही फेमस एक रिवर है जिसका नाम बताया गया एल्फ। एंड द डोम ऑफ प्लेजर बिल्ड बाय कुबला खान। डोम ऑफ प्लेजर का मतलब जहां बैठ के लोग एंजॉय करते हैं, प्लेजर गेन करते हैं। इट रेफर्स टू मिस्टीरियस वॉइसेस फ्रॉम द पास्ट। एंसेस्ट्रल वॉइसेस हैं, यानी पास्ट की मतलब है कि कुबला खान के जितने भी एंसेस्टर थे कहीं ना कहीं प्रोफेसाइज कर रहे हैं, कुबला खान को चेता रहे हैं कि आप जो है बी रेडी टू फाइट। एक तरह से ये भी हो सकता है कि हमला कभी भी हो सकता है, तो आप हमेशा तैयार रहिए। दैट ही हर्ड एज अ वार्निंग एंसेस्ट्रल वॉइसेस, वॉइस ऑफ
एंशिएंट किंग्स एंड स्पिरिट ऑफ द पास्ट की बात हो रही है। प्रोफेसाइजिंग वॉर का मतलब है प्रिडिक्टिंग डिस्ट्रक्शन और द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो भविष्य में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला जो वॉर हो सकता है तो उसके लिए तैयार रहिए। 7 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। अब ये फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन से किस पोएट ने ये फ्रेज का यूज किया है। तो टी.एस. एलियट आपके ऑप्शन में है, बी है हॉपकिंस, सी आर्चिबाल्ड मैकलेस एंड डी एजरा पाउंड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एजरा पाउंड ने पोइट्री को क्या बताया है, इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बताया है। क्यों बताया है, उसके पीछे कारण क्या है, देख लेते हैं। एजरा पाउंड डिस्क्राइब पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। अभी ये इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। टू एम्फेसाइज, क्या बताना चाहते थे या एम्फेसाइज क्या करना चाहते थे, प्रिसीजन, डिसिप्लिन एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यानी प्रिसीजन यानी कि किसी चीज को बहुत प्रिसाइज करना। और हम सब जानते हैं कि एजरा पाउंड एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एलियट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। उनके द ग्रेट पोएम एलियट की थी द वेस्टलैंड, जो पब्लिश होती है 1922 में। उस पोएम को क्राफ्ट करने का काम या फिर एक तरह से उसको कम करना या प्रिसाइज करने का काम जो है एजरा पाउंड ने किया। वो सजेशन दिया, तब जाकर जो है वेस्टलैंड जो है काफी फेमस पोएम बनती है एलियट की। तो प्रिसीजन की बात हो रही है, यानी मैथमेटिक्स में बहुत चीजें नहीं होती, बहुत प्रिसाइज, यानी बेस्ड ऑन फॉर्मूला। मैथमेटिक्स इक्वल टू फॉर्मूला पे ही सब कुछ बेस्ड है। डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं एजरा पाउंड, यानी कि अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो जाहिर सी बात है आप कुछ नया नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन तीन चीजों की वजह से एजरा पाउंड ने पोइट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स कहा है। Pound used the phrase to describe poetry as highly structured, precise and intellectually disciplined, यानी कि पोइट्री लिखना कोई आसान काम नहीं है। एक बहुत ही आपको इस चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और जितना कम हो सके प्रिसाइज वे में चीज़ों को बताने की कोशिश करनी पड़ेगी एंड इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अच्छे पोइट बन सकते हैं। सिमिलर टू मैथमेटिक्स, तब जैसे एक मैथमेटिशियंस होते हैं बहुत ही प्रिसाइज रहते हैं, फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं, वैसे ही एक पोएम भी अच्छी तरीके से तभी हो सकती है। बट ऑल्सो ड्रिवन बाय क्रिएटिव इमेजिनेशन या इंस्पिरेशन की भी बात करते हैं। फाउंडर ऑफ इमेजिस्ट मूवमेंट, एजरा पाउंड जो है इमेजिस्ट मूवमेंट के फाउंडर कहलाते हैं। एजरा पाउंड वॉज लीडिंग अमेरिकन मॉडर्निस्ट पोएट, यानी अमेरिकन मॉडर्निस्ट पोएट कहलाते हैं। और लीडिंग यानी कि काफी आगे बढ़कर उन्होंने इस चीज को बढ़ाया, और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। फाउंडर ऑफ इमेजिज्म। टी.एस. एलियट डिस्क्राइब्ड एजरा एज एल मेगोर फैब्रो, जिसका मतलब होता है द बेटर और ग्रेटर क्राफ्ट्समैन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे तरीके से क्राफ्टिंग जानता हो, जिसके अंदर कला हो चीजों को बेहतर बनाने की। इस पर 8 देख लेते हैं क्या है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये एक फ्रेज यूज किया गया है जिसमें बताया गया यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इसमें से किस चीज का एग्जाम्पल है। तो आपके ऑप्शन है एंटीथेसिस, बैथोस, टोटोलॉजी। राइट आंसर है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस जो है यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस, यानी ये किसका एग्जांपल है, एंटीथेसिस का एग्जांपल है। इट यूजेस कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑपोजिट आइडियाज, यानी कि जब भी कॉन्ट्रास्टिंग या ऑपोजिट आइडिया की बात करते हैं, विरोध की बात होती है, वहां पे हम जो है एंटीथेसिस का यूज करते हैं। अब यूनाइटेड वी स्टैंड का मतलब है स्ट्रेंथ की बात हो रही है, यानी कि हम अगर हम यूनाइट रहते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, दोस्तों के साथ हो, तो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ फील होती है। लेकिन डिवाइडेड वी फॉल का मतलब है वहां वीकनेस है, जैसे ही हम टूटते हैं, जैसे ही हम अलग होते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ दो ऑपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है, इसलिए इसको हम एंटीथेसिस कहते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस बिकॉज इट कॉन्ट्रास्ट टू ऑपोजिट आइडियाज टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। यहाँ पे बात की जा रही है यूनिटी की। अगर हम यूनाइट रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। एंटीथेसिस का अगर आप देखेंगे तो एक फिगर ऑफ स्पीच है विच कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आर प्लेस्ड इन ए बैलेंस स्ट्रक्चर। अब ये अगर बैलेंस स्ट्रक्चर की बात हो रही है और खास करके आपको ऑपोजिट आइडिया को दिखाना है, तो वहां पे एंटीथेसिस अप्लाई होता है। अब कुछ फेमस एग्जांपल्स भी हैं, देख लेते क्या है। जैसे इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यानी कि एक ही समय पे अच्छे समय की भी बात हो रही है, बुरे समय की भी बात हो रही है। ये टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है, यहाँ से ये लिया गया, ये भी एंटीथेसिस का एग्जांपल है। टू एयर इज ह्यूमंस टू फॉरगिव डिवाइन, यानी कि गलती की भी बात हो रही है और क्षमा की भी बात हो रही है। अलेक्जेंडर पोप ने बताया है गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, ये हैमलेट से लिया गया है, जिसको शेक्सपियर ने लिखा है कि आप सबको काम दीजिए, कहने का मतलब सबकी सुनिए, लेकिन जो है बोलिए मत सबको, सलाह कम लोगों को दीजिए। तो ऐसा शेक्सपियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। ए मीटर इन विच अनएक्सेंटेड सिलेबस प्रीसीड द एक्सेंटेड, यानी कि अनएक्सेंटेड सिलेबस के बाद अगर कोई चीज आती है वो एक्सेंटेड आती है तो उसको हम
क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है एनापेस्टिक, डैक्टाइल, कैटालेक्टिक एंड आयम्बिक। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको हम कहते हैं आयम्बिक। बेसिक फैक्ट्स में देख लेते हैं क्या है। ए मीटर इन विच अनएक्सेंटेड और अनस्ट्रेट, अनएक्सेंटेड का मतलब होता है अनस्ट्रेट, जिसपे हम कम जोड़ देते हैं किसी भी शब्द पे, यानी कि जैसे एक वर्ड है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, तो एक ही वर्ड में हमने कहीं सॉफ्ट बोला, कहीं हार्ड वर्ड यूज, हार्ड साउंड यूज किया, स्ट्रेस दिया, अनस्ट्रेस किया। तो एक मीटर है जिसको हम कहते हैं अनएक्सेंटेड या अनस्ट्रेट सेलेबल प्रीसीड अन एन एक्सेंटेड, यानी एक्सेंटेड का मतलब स्ट्रेस्ड syllable is called iambic meter। ये iambic meter कहलाता है। iambic meter is a metrical pattern consisting of an unstressed syllable followed by straight, यानी डा डम। तो यहाँ पे डा जो है अनस्ट्रेस्ड है और ये डम जो है स्ट्रेस्ड है। आयम क्या होता है? मेट्रिकल फूट इन पोइट्री कंसिस्टिंग ऑफ वन अनस्ट्रेस्ड एंड प्लस वन स्ट्रेस्ड, यानी यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये है आयम्बिक मीटर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म बाय, यानी कि इनमें से जो आपके ऑप्शन है इसमें एक क्रोनोलॉजिकली किसके बाद जो कौन आता है जो शेक्सपियर पे क्रिटिसिज्म लिखता है, यानी उनके ऊपर किताबें लिखता है। आपके ऑप्शन है स्पर्जियन, एलियट, स्टीफन ग्रीनब्लट एंड ब्रैडले। एंड ऑप्शन बी है ब्रैडले, इसके बाद टी.एस. एलियट, स्पर्जियन एंड स्टीफन ग्रीनब्लट। एंड ऑप्शन सी है टी.एस. एलियट, स्टीफन ग्रीनब्लट, ब्रैडले एंड स्पर्जियन। एंड ऑप्शन डी है स्टीफन ग्रीनब्लट, ब्रैडले, टी.एस. एलियट एंड स्पर्जियन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ब्रैडले के बाद एलियट आते हैं, एलियट के बाद स्पर्जियन आते हैं एंड देन स्टीफन ग्रीनब्लट आते हैं। ये आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिसिज्म का। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। बेसिक फैक्ट्स में देखते हैं एसी ब्रैडले। पहले कौन आते हैं? एसी ब्रैडले, जो जिनका फोकस क्या रहता है किस पे? शेक्सपियर के किस काम पे? तो कैरेक्टर बेस्ड क्रिटिसिज्म है। एसी ब्रैडले का जब भी नाम आएगा तो एसी ब्रैडले ने क्रिटिसिज्म तो किया है शेक्सपियर के ऊपर, उनकी फेमस है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो फोकस किस पे था, या थीम पे था, टोन पे था, या उस एज पर्टिकुलर एज पे था, सोशल बैकग्राउंड पे था, बल्कि एसी ब्रैडले ने कैरेक्टर बेस्ड क्रिटिसिज्म किया, यानी कि हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो के कैरेक्टर को डीप एनालिसिस किया है। और इनकी फेमस बुक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जो 1904 में पब्लिश होती है। इसके बाद नाम आता है एलियट का। तो एलियट ने क्या किया है? इनका फोकस क्या रहा है? मॉडर्निस्ट क्रिटिक। अब यहाँ पे हैमलेट को एक मॉडर्न तरीके से देखा है, मैकबेथ को कैसे उन्होंने परसीव किया है मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, यानी कि मॉडर्न टाइम में अगर हैमलेट रहते तो उनका क्या रोल रहता है, उनका क्या बिहेवियर रहता। तो एक तरह से एलियट ने मॉडर्निस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा है और खास करके ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात की है। सेक्रेड वुड इनका फेमस जो है बुक है, कलेक्शन ऑफ एसेज है, और इनका फेमस जो एसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जो कि पब्लिश होता है 1919 में। ये बहुत ही फेमस इनका एसे है। इसके बाद नाम आता है कैरोलिन स्पर्जन का। इनका फोकस किस पे रहा है? इनका है इमेजरी बेस्ड स्टडी, यानी कि शेक्सपियर के प्ले में जितनी भी इमेजरी यूज की गई है, जो इमेज यूज की गई है, वो स्टडी करते हैं कौन? कैरोलिन स्पर्जियन। और इनका फेमस बुक है शेक्सपियर्स इमेजरी, जो 1935 में पब्लिश होता है, यानी 1904 में पहला, इसके बाद 1919 और उसके बाद 1935 की बात आती है। नेक्स्ट कौन है? स्टीफन ग्रीनब्लट। इनका फोकस रहा है न्यू हिस्टोरिसिज्म या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के समय का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था उस टाइम पीरियड का, उसको उन्होंने बेहतरीन स्टडी की है। और इनकी फेमस बुक है शेक्सपियर्स निगोशिएशन, जो कि पब्लिश होती है 1988 में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इनकी बुक्स हैं शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म पे, और ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है। तो आई होप कि आपको ये भी ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को भी बताए हैं, आपको पसंद आएगा। और जितने भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो रहा है, यू कैन मैसेज मी, ताकि चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके, चीज़ों को हल किया जा सके। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।